Hello, curious minds. So today we are going to discuss about the another form of poetry, that is the dramatic monologue. Now, what is a dramatic monologue? Now, the name itself suggests it is a monologue. ठीक है, तो ये monologue क्या होता है? तो monologue समझने के लिए पहले हम लोग डायलॉग समझते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी फेमिलियर टर्म, है ना। तो डायलॉग क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि इस मूवी का डायलॉग बहुत ही फेमस है, इस मूवी का डायलॉग बहुत ही हिट है। नाउ यू हैव ऑल्सो हर्ड द टर्म mono, die, try. Mono simply means one, die simply means two, and try means three. ठीक है, तो die कहने का मतलब जब हम डायलॉग कहते हैं इट सिंपली मीन्स कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। ठीक है, दो लोगों के बीच के कॉन्वर्सेशन को हम लोग डायलॉग बोलते हैं। नाउ बीइंग सेड दिस, व्हाट आई मीन टू से इज कि मोनोलॉग यानी कि एक सिंगल आदमी का कॉन्वर्सेशन, यानी कि एक ही बंदा होगा, एक ही पर्सन होगा जो कि बात कर रहा होगा, यानी कि एक ही बंदा होगा, एक ही पर्सन होगा जो कि यहाँ पे कॉन्वर्सेशन में इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स लुक अपॉन द डेफिनेशन। व्हाट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? सो अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम in which one character speaks to a silent listener at a critical moment. Through the speaker's words, readers discover the speaker's personality, emotions, motives and even hidden flaws. यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? तो ये ऐसा कविता है, इस तरीके का ये एक कविता होता है जिसमें कि एक स्पीकर, एक कैरेक्टर है, वो बोलते जाता है और वहाँ पे लिसनर होंगे। ठीक है, लेकिन वो साइलेंट लिसनर होगा। अब साइलेंट लिसनर इसलिए क्योंकि अगर इस बंदे ने भी, इस पर्सन ने भी कुछ रिप्लाई दे दिया, इस पर्सन ने भी आंसर कर दिया, तब तो फिर वो मोनोलॉग रहा ही नहीं, वो डायलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक साइलेंट लिसनर रहेगा। नाउ दिस जो लिसनर होगा वो ज़रूरी नहीं है कि इस कविता में वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हो, मे और मे नॉट भी वो वहाँ प्रेजेंट हो, या फिर एक इम्प्लाइड लिसनर होगा। ठीक है, हो सकता है कोई वो जो हमारा कैरेक्टर होगा, जो भी ये मोनोलॉग बोल रहा है, वो ऑडियंसेस को एड्रेस कर रही हो, या फिर कोई इम्प्लाइड लिसनर है उसको एड्रेस कर रहा होगा। ठीक है, नाउ ये जब स्पीकर बोल रहा है, ये अपने आप के बारे में बहुत कुछ बता जाता है अपने इस मोनोलॉग में। ठीक है, तो ये अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने ये जो मोनोलॉग है उसके थ्रू वो अपने बारे में बता देता है, अपने पर्सनालिटी के बारे में, इमोशन के बारे में। ठीक है, उसका जो भी मोटिव है, एजेंडा है, आइडियाज़ है, एंड फॉर दैट मैटर उसके वीकनेसेस भी, इवन हिज हिडन फ्लॉज को भी बता देते हैं। ठीक है, नाउ एक चीज़ तो हम लोग को अब तक समझ में आ गया है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में बस एक स्पीकर रहता है, और ये स्पीकर कोई भी हो सकता है, किंग हो सकता है, एक मर्डरर हो सकता है, लवर हो सकता है, मंक हो सकता है, कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोएम। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरा क्या फैक्टर है, तो वो ये है कि यहाँ पे एक इम्प्लाइड साइलेंट लिसनर होगा। ठीक है, स्पीकर जैसे जैसे बोलते जाएगा, लिसनर बस उसको सुनते जाएगा। ठीक है, हमें कैसे पता, हम लोग को इसके प्रेजेंस का पता कैसे चलता है? तो हम लोग को इसलिए पता चलता है क्योंकि जो हमारे स्पीकर है वो इन लिसनर को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, इस लिसनर के हाव भाव को, या फिर जो भी उसका मूवमेंट है, एक्शंस है, उसे भी हमें बता रहा होता है। ठीक है, नाउ ये जो पूरा का पूरा ड्रामेटिक मोनोलॉग है, नाम में ही तो ड्रामा है, ड्रामेटिक है, तो ये एक ऐसे मोमेंट पे, एक ऐसे जंक्चर पे होगा जहाँ पे स्पेसिफिक ड्रामेटिक सिचुएशन, कुछ एकदम क्रिटिकल कंडीशन होगा, कुछ इमोशनल टर्न ऑफ इवेंट्स हो रही होंगी, उस जगह पे ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये जो हमारा कैरेक्टर होगा वो डिलीवर कर रहा होगा। Now moving on, speaker unintentionally reveals his or her own character. ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, यहाँ पे जो भी स्पीकर है वो अपने नेचर के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में अनइंटेंशनली कुछ ना कुछ बता देगा। जैसे कि हो सकता है वो अपने प्राइड के बारे में बता दे, अपने जेलसी, इनसिक्योरिटी, सेल्फिशनेस, ऑब्सेशन, मैडनेस, कुछ भी हो सकता है, कोई भी उसका कैरेक्टर होगा या फ्लॉज होगा, वो हमें यहाँ पे रिवील हो जाता है थ्रू हिज मोनोलॉग। जब भी हम ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में जान रहे होंगे, जब भी ड्रामेटिक मोनोलॉग का जिक्र होता है, तो एक पोएट के नाम हमेशा एसोसिएट किया जाता है इसके साथ, और वो कौन है, तो वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। अब ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इन्हें फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग या मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत बेहतरीन ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे हैं, और इनके जितने भी मोनोलॉग्स हैं, उसके जो भी स्पीकर हैं, जो भी कैरेक्टर हैं, उनका इमोशनल डेप्थ
उनका साइकी, उनका फीलिंग्स, उनका इंटेंशंस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने पोर्ट्रे की गई हैं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग के नाम से भी जाना जाता है. नाउ ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द विक्टोरियन एज एंड इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. His father was a clerk at the Bank of England and had a vast personal library of over 6,000 books which allowed Robert to read widely. इनके फादर का ये जो लाइब्रेरी है over 6,000 बुक्स हैं इसमें, और ये लाइब्रेरी बहुत हद तक रॉबर्ट ब्राउनिंग का इंटरेस्ट को बढ़ाने में काम किया है टुवर्ड्स लिटरेचर. ठीक है, इनकी मोस्ट ऑफ द एजुकेशन जो है वो घर पे ही हुई थी और ये इसी वजह से एकदम अपने बहुत सारे लैंग्वेजेस में इन्होंने प्रोफिशिएंसी हासिल कर रखी थी. ठीक है, इन्होंने लिखना भी बहुत कम एज में शुरू किया और इनको धीरे धीरे फिर अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से ही नेम फेम मिलने लगा. एंड देन लेटर ऑन ही मैरिड एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग, जो कि अगेन एक बहुत फेमस पोएट है. ठीक है, उनसे इनकी शादी होती है. अब आइए देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स को ड्रामेटिक मोनोलॉग के. वो क्या है? तो माई लास्ट डचेस. सो द ड्यूक इज शोइंग अ विजिटर द पोर्ट्रेट ऑफ हिज डेड वाइफ. He talks proudly about himself. He complains that the Duchess smiled at everyone. Eventually, readers realize that he probably arranged her death. The poem reveals his cruelty. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जाना था कि जो मोनोलॉग होता है उसमें एक स्पीकर रहता है, एक लिसनर रहेगा, और जो स्पीकर होगा हमें उसके ट्रू नेचर, ट्रू कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा. नाउ दिस लास्ट डचेस, माई लास्ट डचेस इज ऑल्सो अ पोएम विच इज़ बेस्ड ऑन these three things. क्या क्या है? तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो एक ड्यूक है. ठीक है, एक राजा है और एक इन्वॉय है जो कि रिश्ता लेकर के आया है, एक अपनी रानी का, अपने वहाँ की डचेस का. ठीक है, इसके लिए, इस किंग के लिए, इस ड्यूक के लिए. और यहाँ पे ये जो ड्यूक है वो इस एनवॉय को पूरा का पूरा अपना पैलेस दिखा रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं, और उसी दौरान उन्हें अपनी प्रीवियस वाइफ जो कि अब नहीं है उनका एक पोर्ट्रेट दिखाते हैं, उनका पेंटिंग दिखाते हैं. एंड देन ही टेल्स हिम कि ये जो मेरी डचेस है वो ऐसी थी, वैसी थी, वो सबको स्माइल किया करती थी, सबसे वैसे ही जेंटली बात किया जा करती थी. शी यूज टू गेट हैप्पी, जब भी मैं उसे कुछ फूल देता था उतनी ही हैप्पी होती थी, जब कोई उसे और फूल देता था तो भी उतनी ही हैप्पी होती थी. एंड देन अल्टीमेटली इट इज़ रिवील्ड, एक्चुअली इट इज़ नॉट क्लियरली मैंशनड, ही नेवर सेज दैट आई किल्ड हर, लेकिन ऐसा ये हो जाता है, ऐसा इम्प्लाइड हो जाता है कि इस किंग ने ही अपनी डचेस को मरवा दिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया. और यहाँ पे जो लिसनर है, ठीक है, ये जो दी एनवॉय है वो एक बार भी कुछ वर्ड नहीं बोलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे स्पीकर कौन है? तो ड्यूक है. और हमें उसका कौन सा पर्सनालिटी के बारे में पता चल रहा है? तो उसका क्रूअल्टी के बारे में, उसका जेलसी के बारे में पता चल रहा है. लिसनर कौन है? तो दी एनवॉय है. ठीक है, ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स क्या है? सब कुछ बता रहा है खुद ही, एंड देन खुद ही रिवील कर देता है कि क्या हुआ था. ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं जो कि इस पोएम को ड्रामेटिक मोनोलॉग बनाता है. मूविंग ऑन वी हैव पोर्फिरियाज लवर. अब ये भी एक बहुत ही खूबसूरत कविता है. ठीक है, ये क्लास डिस्टिंक्शन के ऊपर है. यहाँ पे जो हमारा हीरो है, ठीक है, जो हीरोइन है हमारी, वो पोर्फिरिया है और उसका एक लवर है. यहाँ पे ये जो लवर है वही स्पीकर है. ठीक है, वही ये पूरा का पूरा कविता को बोलता है, कविता को बता रहा है, हम लोगों को बता रहा है. और क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि उसकी जो पोर्फिरिया, उसकी जो बिलवड है, ठीक है, वो कहीं से भाग करके आई है, किसी तरह से इससे मिलने के लिए छिप छिपाते हुए आई है. एंड देन व्हाट ही डज, वो क्या करता है? पोर्फिरिया के खुद के बाल से ही उस लड़की का गला घोंट के उसे मार देता है, स्ट्रैंगल्स हर टू डेथ. ठीक है, और फिर उसे वहाँ सोफे में, काउच पे ही बैठाया हुआ है और फिर वो वेट कर रहा है कि वाह, मतलब वो खुश हो रहा है. ठीक है, इस मोमेंट को कैप्चर कर रहा है कि ये एकदम परफेक्ट मोमेंट है, इस मोमेंट में इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है. सी स्ट्रेंज, राइट? यही चीज़, यही पर्सनालिटी को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है इस पोएम में. यहाँ पे हमें उसके पॉजिटिवनेस, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड मेंटालिटी, ठीक है, इमोशनली जो ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अपने बिलवड से, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है. और समहाउ और द अदर यहाँ पे ये जो
स्पीकर है वो अपने इस एक्शन को, वो अपनी जो गर्लफ्रेंड को, बिलवेड को मर्डर कर दिया है, उस एक्शन को किसी ना किसी तरीके से जस्टिफाई कर देता है। वो उसको ऐसे ट्रीट करता है डैट ही हैज़ डन नथिंग रॉन्ग, उसने कोई क्राइम नहीं कमिट किया है, और यहाँ पे उसकी बिलवेड भी उसे खुश नज़र आ रही होती है। एंड देन आफ्टर कमिटिंग दिस क्राइम वो एक बहुत अच्छा सेंटेंस भी बोलता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी गॉड डिड नॉट से अ वर्ड, ठीक है, भगवान ने उसे नहीं रोका, भगवान ने उसे पनिश नहीं किया। अगेन यहाँ पे उसका जो ऑब्सेसिव मैडनेस है, ठीक है, उसका जो साइकी है, मेंटली वो जिस तरीके से डिस्टर्ब्ड है, ये सारी चीज़ें हमें रिवील हो जाती है। नाउ स्पीकर कौन है? तो पोर्फिरियाज लवर है। उसका कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है हमें? तो ऑब्सेसिव लव एंड मैडनेस दिख रहा है। एंड फिर लिसनर कौन है? तो यहाँ पे इम्प्लाइड लिसनर है हमारा। Moving on, another name associated with dramatic monologue is Alfred Lord Tennyson. ये भी विक्टोरियन एज के महान पोएट थे और इन्होंने पोएट लॉरेटशिप निभाया है 1850 से अपने डेथ तक। इनके जो इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं उसमें से है यूलिसिस और टिटोनस। ठीक, नाउ दिस पोएम यूलिसिस इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग और इसके स्पीकर हैं यूलिसिस जो कि है ओडिसियस। नाउ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ अगर आपको पसंद है तो हाल ही में एक मूवी रिलीज़ हुई है दी ओडिसी, जो कि इसी चीज़ पे, इसी ओडिसी पे बेस्ड है। ठीक है, अगेन ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये उसी पे बेस्ड मूवी भी आप देख सकते हैं। एंड ये जो पोएम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है यूलिसिस, ये यूलिसिस पूरा का पूरा ये पोएम बोल रहा है। और ये कौन है? तो वो किंग ऑफ अथाका है और अभी अभी वो ट्रोजन वॉर से वापस लौटा है, अपने जगह पे अथाका लौटा है। बट नाउ क्योंकि ये अपना पूरा लाइफ टाइम इधर एडवेंचर में, वॉर में, वॉरशिप में, ये सारी चीज़ों में इसने बिताया है, तो इसे अब यहाँ पे इथाका आकर के शांति में जीना अच्छा नहीं लग रहा है। इसे वो पीस जो है वो मज़ा नहीं आ रहा है। वो एडवेंचर अभी भी चाहता है, वो अभी भी थोड़ा रिस्क चाहता है। ठीक है, और वो पूरा का पूरा कविता को नरेट करता है। इसके कविता में हमें मल्टीपल लिसनर्स मिलेंगे। कभी वो अपने सेलर्स से बात कर रहा है, कभी वो अपने बेटे टेलेमैकस से बात कर रहा होता है, और कभी इथाका के लोगों से, अपने प्रजा से बात कर रहा होता है। ठीक है, और ये जो लिसनर्स हैं उनके तरफ से कुछ रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली क्योंकि ये मोनोलॉग है, अगर रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो वो डायलॉग हो जाएगा। अब यूलिसिस, इस कविता में हमें ओडिसियस यानी कि यूलिसिस का पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। तो वो क्या है? तो वो बहुत ही एडवेंचरस काइंड ऑफ अ पर्सन है, एम्बिशियस है, इंटेलेक्चुअली बहुत क्यूरियस है, और वो बूढ़ा हो रहा है, स्टिल ही इज़ वेरी डिटरमाइंड टू कीप स्ट्राइविंग। ठीक है, तो ये हमें उसके बारे में पता चल रहा है। नाउ द पोएम टेक्स प्लेस at a decisive moment in his life. He has returned home after the Trojan War but feels restless. He is old yet he longs to sail once again in search of knowledge and adventure. This urgent moment gives the poem its dramatic setting. ठीक है, जो चार इंपॉर्टेंट हमारे एलिमेंट्स थे ड्रामेटिक मोनोलॉग के, वो इन चारों को फुलफिल कर रहा है। मूविंग ऑन, अनदर पोएम वी हैव टिटोनस। अब ये टिटोनस क्या है? तो ये भी ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है। अब ये टिटोनस जो है वो ईओस, ठीक है, ऑरोरा जो कि द गॉडेस ऑफ डॉन है, उसके प्यार में पड़ जाता है। एंड उसे पता है कि वो तो गॉडेस है, मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मैं एक ना एक दिन मर ही जाऊँगा। तो वो क्या करता है? वो उससे एक बून मांग लेता है, वो उससे एक वरदान मांग लेता है कि मैं अमर हो जाऊँ। और ये जो गॉडेस है वो ऐसा ही करती है, उसे वरदान दे देती है कि अमर हो जाए। बट यहाँ पे एक चीज़ वो मांगना भूल जाता है कि वो यूथ नहीं मांगता है, वो इमॉर्टैलिटी तो मांग लेता है, लेकिन वो धीरे धीरे बूढ़ा होते जाता है। ठीक है, अब ये जो इसके लिए वरदान है वो श्राप बन गया है। ठीक है, वो बूढ़ा होते जा रहा है और वो कभी मरेगा नहीं, वो एकदम अमर हो चुका है। तो ये जो वरदान है उसके लिए अब ये क्या श्राप बनते जा रहा है। ठीक है, नाउ द इंटायर पोएम इज स्पोकन बाय टिटोनस, अ मॉर्टल हु has been granted immortality but not eternal youth. ठीक है, उसे immortality तो मिल गई है, अमरता का वरदान तो मिल गया है, पर eternal youth नहीं मिला है। Only his voice is heard throughout the poem, which makes it a dramatic monologue. He addresses Eos, Aurora, the god of dawn, who never speaks. Her presence is implied through his repeated appeals
but the reader hears only Tithonus' sides of the conversation. The poem reveals Tithonus' emotional and psychological state. ठीक है, अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करते थे हमारे ड्रामेटिक मोनोलॉग के वो सारे फुलफिल हो रहे हैं और यहाँ पे हमें टिटोनस का कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है तो उसका इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट हमें प्रेजेंट किया जा रहा है, हमें दिखाया जा रहा है वो कितना ग्रीफ में है, वो कितना सौरों में है, लोनली है, ठीक है। और अब वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहा है क्या, मॉर्टैलिटी, वो मरना चाहता है, वो जान चुका है कि डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल ह्यूमन लाइफ, ठीक है। डेथ अगर कोई बॉर्न हुआ है तो वो उसका डेथ भी होना ही है, पर यहाँ पे इसने ये साइकिल को तोड़ दिया, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। नो, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। Since this video was based on dramatic monologue and not on the poets, I have not discussed the poets in great detail. अगर आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी पोएट्स हैं एसोसिएटेड विद ड्रामेटिक मोनोलॉग, उनके बारे में आप एक थरो रिसर्च करके थोड़ा स्टडी करके जाएंगे। अगर आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग को याद रखना हो उसके लिए एक निमोनिक ट्रिक है जो कि है स्पीक, ठीक है। नाउ व्हाट डज दिस मीन, तो एस फॉर हो जाएगा सिंगल स्पीकर, ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक सिंगल स्पीकर रहेगा। पी से हो जाएगा साइकोलॉजिकल रिविलेशन, ठीक है। हमारा ये जो कैरेक्टर है, जो स्पीकर है, उसका पूरा का पूरा साइकी, उसका साइकोलॉजिकल रिविलेशन हमें देखने को मिलता है कि वो किस टाइप का पर्सन है, उसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। वो पॉजिटिव है, वो इनसिक्योर है, वो क्रूअल है, वो क्या है, ठीक है, ये हमें पता चलता है। नाउ ई स्टैंड्स फॉर इमोशन फिल्ड ड्रामेटिक सिचुएशन, जो बताया था ये जो टर्न ऑफ इवेंट्स होगी, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग बोली जा रही है वो बहुत ही एक ड्रामेटिक सिचुएशन पे बेस्ड किया गया है। और ए फॉर ऑडियंस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑडियंस कौन, तो लिसनर। लिसनर कौन है, तो वो या तो साइलेंट रहेगा, वो प्रेजेंट होगा बट ही विल रिमेन साइलेंट, या अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो इट इज़ द पोएम हैज़ एन इम्प्लाइड लिसनर, ठीक है, वहाँ पे कोई ना कोई लिसनर है, कोई नहीं है तो हम ऑडियंस तो हैं ही। एंड के फॉर नॉलेज ऑफ द स्पीकर्स ट्रू कैरेक्टर, हमें यहाँ पे स्पीकर का पूरा कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि वो किस तरह का पर्सन है, ठीक है, उसका पूरा पर्सनालिटी हमारे सामने आ जाता है। नाउ अनदर सिंपल ट्रिक, वन टॉक्स वन लिसन्स, ठीक है, एक बंदा बोलते जाएगा और एक बंदा सुनते जाएगा, लोग जितना बोलेंगे उसके बारे में उतना पता चलेगा, ठीक है। तो यही है ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में। आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू in understanding this particular topic. If you have any kind of doubts, any kind of queries, you can post it in the comment box.